बहन श्वेता ढूंढी का ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे, जोरदार ताली दोनों हाथों से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंच खाली कर दें, ये मंच खाली करवा दें। भाइयों भाई ये सारे साथी मंच खाली कर दें, कृपया करके खास करके युवा साथी हैं, ये मंच खाली कराने का काम करें। हम सबके नेता, इस इलाके की शान और आपकी आवाज उठाने वाले आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। बहन श्वेता ढूंढी, भाई सतवीर भाला जी, तो मैं प्रार्थना करूंगा जो सम्मानित करने वाले की लिस्ट है वो लिस्ट दे शर्मा जी। मैं भाई शमशेर सिंह सुरजेवाला जी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वहां शेरता की धरा पर भाई रणदीप सुरजेवाला जी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए मैं हमारे गांव शेरता की तरफ से, गांव शेरता की तरफ से जितने भी छत्तीस बिरादरी के लोग हैं कृपा करके वो मंच पर आकर, बाकी सभी मंच खाली करते हैं। मैं रामदिया जांगड़ा जी, भीमा लोहार, हवा सिंह जी, पंडित सत्यवान प्रजापत या रामदिया प्रजापत होगा, राठी हरिजन और तेरा वाल्मीकि, रणदीप वाल्मीकि, तालियां बजाएं, तालियां। रामदिया वर्मा जी, जयकुमार जी, रमेश जी, मनफूल कश्यप, हंसराज जी, फूल सिंह जी, पूर्व सरपंच, ये सभी मिलकर एक पर आए और गांव श्वेता की तरफ से, गांव श्वेता की तरफ से पगड़ी पहना है। सभी लोग श्वेता ढूंढी का पगड़ी पहना के स्वागत कर रहे हैं, सभी तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा कि रामदिया जांगड़ा, भीमा लोहार, हवा सिंह, सत्यवान, राठी हरिजन, हीरा वाल्मीकि, नफे सिंह, रामदिया वर्मा, जयवा, रमेश जी, मनफूल कश्यप गांव शेरता की तरफ से पगड़ी पहनाकर सभी स्वागत करेंगे सारे समाज के लोग। ये सारे समाज का है प्रोग्राम। युवा साथियों से अनुरोध है कि वो चित्र, भगत सिंह का चित्र भेंट करके, हमारे युवा साथी सारे मिलकर भगत सिंह जी का चित्र भेंट करके स्वागत कर रहे हैं गांव शेरता की तरफ से, सारे युवा साथी मिलकर। इसके बाद दीपक सूर्यवंशी बाता, अंकुश राणा बाता राजौन और मुकेश राणा जी एडवोकेट राजपूत समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। राजपूत समाज की तरफ से बाता से और राजौन से हमारे राजपूत साथी आए हुए हैं। योगेश माजरा जी का भी स्वागत है। योगेश माजरा जी आए हैं, योगेश माजरा जी। प्रधान बोल रहे हैं, ये बोल रहा है टिंकू आ जाओ, टिंकू की ओर बोलते हैं, टिंकू मनदीप ढूल पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। मैं शेरता गांव के सभी साथियों से जो मैंने नाम बोले कृपा करके मंच पर आकर सभी जातियों के समाज पगड़ी सम्मानित वाले पगड़ी बनाओ। जिस साथी ने स्वागत करके वो अपना स्थान ग्रहण करें। जिस साथी ने अभी पहले स्वागत कर चुके हैं कृपा करके स्थान ग्रहण कर लें और मंच पर कृपा करके सर जी एक श्वेता तो युवा चित्र भेंट करके वो करेंगे, इसका भी रणदीप तो श्वेता ढोल जी का स्वागत करेंगे युवा साथी, हमारी बहन, हमारी बेटी श्वेता गांव की
श्वेता ढूल जी। आगे आगे करो फिर फटाफट करो लेट अब मैं सबसे पहले हरपाल सिंह ढूल जो खाप के प्रधान हैं, कृपा करके सबसे पहले मंच पे आए और धन्यवाद करें हमारे हरपाल ढूल जी। ये साथी स्टैंड करें बाकी सारे साथी स्टेज से खाली कर दें। युवा साथी आगे भाई, आगे आगे और युवा साथी श्वेता ढूल जी का सम्मान करें। अगला ये बोल दिया वो हरपाल सिंह जी ढूल आज रे रामेश्वर देखिए भाई बहुत ही सम्मानित हमारे पूर्व प्रदेश के मंत्री और मौजूदा राज्यसभा के सांसद श्री रणदीप सिंह जी सुरजेवाला, हमारी बहन श्वेता ढुल और मेरे साथी खाप के प्रतिनिधि ईश्वर जी नैन और इनके साथ आई हुई सारी टीम और मेरे सामने बैठे हमारे ढुल गोत्र की ढुल सरदारी और 36 जात की बिरादरी के लोग, हमारे भाई जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और इस गर्मजोशी को देख करके मुझे लगता है आपकी मंजिल दूर नहीं है। अगर पार्टी हमारा मान सम्मान रखेगी तो हम 36 बिरादरी कंधे से कंधा मिला करके मंजिल को हासिल कर लेंगे और पूरे प्रदेश में सहयोग करेंगे। हाथ उठा करके एक बार पूरे प्रदेश में सहयोग की अपील आपसे करना चाहता हूं। अगर पार्टी हमारा मान सम्मान रखती है हम 2 गुना करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं गांव शेरदा की तरफ से धन्यवाद करेंगे पूर्व सरपंच फूल सिंह जी, 2 मिनट के लिए। मान और सम्मान के योग हमारे भाई रणदीप सिंह सुरजेवाले जो आज मौके के राज्यसभा के सांसद हैं और कई बार कई स्टेटों के प्रभारी रह चुके हैं। देखिए बहन श्वेता ने आज जो जनसभा थोड़े ही बुलावे पर थोड़े ही समय में यह जनसभा नहीं है, यह एक रैली का रूप ले चुकी है। देखिए हम तो यही चाहते हैं, सुरजेवाले से अपील करते हैं, मैं सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा आपका। ये अपील करते हैं कि भाई श्वेता को टिकट दिलाने का काम तो आपने करना है और विधानसभा पहुंचाने का काम हमारा होगा। हाथ उठा करके सारे भाई को विश्वास दिलाएं और तहे दिल से हम श्वेता के साथ हैं। और जितने भी भाई बाहर से आए हैं मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं और गांव शेरदा की 36 बिरादरी का मेरी तरफ से और गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। हमारे गांव की मौका की पंचायत आज हमारे गांव में सार्वजनिक काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और 2 मेंबर हमारे गांव में ब्लॉक समिति के बने हुए हैं। ये बात तो छुपाई नहीं जाती। देखिए दोनों मेंबरों ने मिलकर देखिए कुआं का कितना बढ़िया काम किया है, इस पर सारा पक्का पत्थर लगा दिया है और भी बहुत से काम किए हैं। मैं मेरी तरफ से और गांव की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी ढूल साहब। अब मैं आते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा, जो बाउंड्री का झंडा है उसका अनावरण करेंगे। एक बार वो इधर ले आओ। अनावरण के लिए आपने सुरजेवाला से प्रार्थना करूंगा कि जो बहन श्वेता ढुल ने सोचा अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है उसका आज अनावरण कलायत का पूरा कार्य कैसे होगा और कैसे आगे किया जाएगा इसका नाम आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी करें। जोरदार ताली से जरूर स्वागत करें, जोरदार ताली से स्वागत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्वेता ढुल का ये कार्य पत्र है जो कलायत का संपूर्ण विकास के लिए और श्वेता ढुल जी का परिचय है। इसमें जो श्वेता ढुल जी का परिचय और श्वेता ढुल जी का कार्य
जो कार्यपत्र और क्लास का संपूर्ण विकास कैसे किया जाए, इसको लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिशा में जो संकल्प लिया है, इसीलिए आज विजय संकल्प का घोष किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये साथी बाहर जाए, मंच खाली करते थे, मंच खाली करते भाई, इनको मंच खाली कर दे। अब मैं उसके बाद अब मैं प्रार्थना करूंगा, आपकी अपनी बेटी, इस इलाके की शान, युवाओं की आवाज उठाने वाली, आपके बीच में काफी दिनों से संघर्ष कर रही है, जो पूरे हरियाणा में युवाओं की आवाज को लेकर, नौकरी को लेकर संघर्ष कर रही है, और आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी आवाज को बुलंद करने वाली और राष्ट्रीय कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर आदरणीय भाई श्वेता ढोलकी से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपनी बात रखे। भाई श्वेता ढोलकी। हम सबके अजीज, धैर्यवान, गुणवान, उच्च शिक्षित, बहुत अच्छे वक्ता और उससे भी अच्छे श्रोता, मार्गदर्शक, मेरे पथ प्रदर्शक, मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने वाले, युवाओं के, प्रदेश के, देश के मुद्दे मुखरता से, मजबूती से, स्पष्टता से उठाने वाले आदरणीय राज्यसभा सांसद व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव आदरणीय सम्मानित श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, दुलखाप के प्रधान श्री हरपाल सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि श्री सतपाल जी, मेरे भाई श्री सतबीर भाणा जी, फूल सिंह सरपंच जी, रामचंद्र मास्टर जी, नरेंद्र नंबरदार जी, रघुवीर नंबरदार जी, रामदिया जांगड़ा जी, रामदिया वर्मा जी, धर्म सिंह राठी जी, रणधीर वाल्मीकि जी, सूरज बान जी, सुंदर सिंह जी, राजकुमार जी, रमेश सरपंच जी, राधा सरपंच जी, सुशील मास्टर जी, पल्ला सरपंच जी, शेर सिंह सरपंच जी, प्रकाश पूर्व सरपंच जी, रघुवीर सिंह जी, बलकार जी, दीपक सूर्यवंशी राणा जी, अंकुश राणा जी, दिलबाग ढांडा जी, वीरेंद्र रामचंद्र वाला जी, अशोक मलिक जी, सुरजीत अरेवा जी, अमनदीप बेलरखा जी, मुकेश राणा जी, राजेंद्र जी, सिल्लू लोहान किसान सेल अध्यक्ष जी, व मेरी महिला कांग्रेस की पदाधिकारी राजबाला जी, रेणु दहिया जी, रीना रानी जी, कविता जी और मुकेश जी, जिनके नाम इसमें नहीं है, उन सभी मेरे सम्मानित मंच, मेरे परम पूजनीय बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरी युवा शक्ति को हाथ जोड़कर मैं नमन करती हूं। मैं आज अपने गांव, अपने हल्के की ऋणी हो गई हूं कि जितने शॉर्ट नोटिस में और बारिश होने के बावजूद आपने यहां आकर अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाया, उसके लिए पुनः बारंबार धन्यवाद। मैं सर आपको कहना चाहती हूं, बताना चाहती हूं कि आज का जो ये आयोजन है वो मेरे सरदा गांव ने प्लान किया और उन्होंने किया है सारा खर्चा। अपनी बेटी का 1 रुपया नहीं लगन दिया नहीं रहे, और इसके लिए पूरा सरदा गांव बधाई का पात्र है। आज मैं आप सबके सामने करना चाहती हूं समाज की बात, समाज की समस्या की बात।
समस्या के समाधान की बात और समाधान के लिए संघर्ष की बात। आप सब मुझसे ज्यादा गुणवान समझदार हैं, अनुभव है आप सबको, आपको सारे मुद्दों का पता है। लेकिन फिर भी श्वेता आई है तो मुद्दों की बात तो जरूर करेगी। हमारे हरियाणा ने पिछले 10 साल में बहुत बुरे दिन देखे हैं। ये तो कहे थे अच्छे दिन, कड़े के अच्छे दिन आने थे, माड़े दिन देखे हैं हमने। सारे हरियाणा के प्रत्येक घर से एक एक आदमी तो हमेशा तहसील में, सरकारी दफ्तर में कागज लिए खड़ा रहा। आज पेंशन कट गई, आज परमिट बनवाना है, आज फैमिली आईडी, आज पीपीपी, आज पोर्टल, सारा हरियाणा इन्होंने सरकारी दफ्तरों में कागज लिए खड़ा रहा। अपने किसान 750 किसानों की शहादत होगी। अरे मांग क्या रहे थे? अपनी फसलों का उचित दाम ही तो मांग रहे थे। एक जूता बनाने वाला भी अपने जूते की कीमत तय करता है, लेकिन किसानों को क्या दिया इन्होंने? एमएसपी की गारंटी छोड़ो, लठ दिए, शूल, कीले बिछा दी, रास्ते रोक दिए, वाटर कैनन, और फिर 750 हमारे किसानों की जान ले ली इस सरकार ने। बेरोजगारी में हमारा हरियाणा नंबर 1 पे चल रहा है। पिछले 5 साल से कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि जो युवा है वो निराशा की स्थिति में चले गए। ऐसी निराशा कि उनको ये हो गया अपनी नौकरी लागड़ी नहीं, अपना देश से बाहर चला। सबसे ज्यादा जो पलायन हो रहा है वो कैथल, और कैथल में भी कलायत से हो रहा है। हर जगह लिख रखा है चलो कनाडा, चलो ऑस्ट्रेलिया। सारे के सारे बच्चे बाहर की साइड रुक करने लगे। क्यों? क्योंकि इस सरकार ने युवाओं को सिर्फ नौकरी देने का वादा किया, नौकरी नहीं दी। कल मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भाषण सुन रही थी। वो बोलते कि भर्ती रोको, गैंग भर्ती को नहीं होने देती। सबसे पहले तो आप मुख्यमंत्री की भाषा देखें, गैंग क्या होता है। और दूसरा, इतने कमजोर मुख्यमंत्री हो कि तुम्हें कोई भर्ती नहीं होने देता है, तुम्हारी कोई भर्ती नहीं होने देता है, क्या बात करते हो? यदि काम नहीं कर सकते तो खुद कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? ठीक होगी बात? और ये तो हम हैं, सर हैं। यदि इस चीज के ऊपर कोई मुकदमा दायर कर दे तो आज अवमानना का नोटिस जारी हो जाएगा। सुर्खियों में खबर आओगी कि मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट का नोटिस जारी हो गया। न्यू नहीं बोल सकते क्योंकि भर्तियां रद्द कर रही है न्यायपालिका। भर्तियां रद्द करवाने के लिए, अब न्याय के लिए, असल बात तो यह है कि बच्चे जा रहे हैं कोर्ट। आप कैसे कह सकते हो ये सब चीजें? बहरहाल कलायत पे आना चाहती हूं मैं। कलायत के मैं प्रत्येक गांव में घूमी हूं, जनसभाएं मैं करने लग रही हूं लगातार। 66 के 66, लगभग 66 के 66 गांव की एक ही समस्या है, पीने के पानी की प्रमुख समस्या। दूसरी, पानी के निकासी की, जल भराव की समस्या। तीसरी, कचरा है बहुत ज्यादा, कचरा प्रबंधन नहीं है बिल्कुल भी, उसकी समस्या। सड़क टूटी हुई है, गली टूटी हुई है, उसकी समस्या। बहुत से गांव में पशु अस्पताल के नाम पे बस एक छोटा सा कमरा बना रखा है, उसके भी ताला ला रखा है, उसकी समस्या। ना कोई डॉक्टर है, ना स्कूलों में शिक्षक है, ना सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं। ऐसे हालात हो रखे हैं। तो आपकी इस बेटी ने आज प्रण लिया है और इसीलिए थोड़ी देर पहले अभी एक अपना मिशन और विजन कलायत के लिए लॉन्च किया है, जो रणदीप जी ने अभी अभी किया है, वो आपके सामने था। उस कार्यपत्र में कुछ वादे किए हैं मैंने कलायत से, जो संक्षिप्त में आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। पहला, स्वच्छ पेयजल हर घर तक पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। यदि परमात्मा ने मौका दिया, यदि मैं विधायक बनती हूं तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी, पानी। दूसरा, संपूर्ण जल निकासी और कचरा प्रबंधन।
जल निकासी प्रॉपर प्लानिंग के तहत और कचरा प्रबंधन किया जाएगा, बायोगैस प्लांटों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अपने यहाँ चित्रम मोडारी देवबड़ कैंची तक इसी सड़क को लिए हम बैठे रहते हैं। यही मेन सड़क आज तक नहीं बन रही है। राजौंद वाली सड़क देख लो, गड्ढों के बीच में सड़क है और ऐसी अनगिनत। क्या जो सत्ता में बैठे उन्हें दिखता नहीं है? वो उन सड़कों से गुजरते नहीं है, उन्हें पता नहीं है असल में क्या बात होती है। एमपी बढ़ते हैं राज करने के लिए, एमएलए बनते हैं राज करने के लिए। काम कौन करेगा? जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जिम्मेदारी उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक यहां से सोच अच्छी नहीं होगी कि हाँ मुझे बनना है, मुझे कलम की ताकत चाहिए, कलम की ताकत चाहिए, जीतना चाहती हूं, लोगों के दिलों को जीतना चाहती हूं। कैसे जीत सकते हैं? काम करके। तो काम करना बेहद जरूरी है। इसके बाद शिक्षा का सशक्तिकरण, क्योंकि मैं शिक्षा और रोजगार के ही मुद्दे सबसे ज्यादा उठाती रही हूं, तो एक प्राथमिकता रहेगी कि स्कूलों में शिक्षक पूरे हो, साथ ही हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण हो। और क्योंकि मैं अपने बहुत सारी फ्रेटर्निटी को जानती हूं जो कोचिंग देती है, HSSC की भी, SSC की भी, IAS की भी और HCS की भी, वो सब कोचिंग मैं गांव तक लेके आऊंगी। मैं चाहती हूं कि गांव में एक ऐसा माहौल बने पढ़ने वाला, जहां बच्चे मन लगा के पढ़ने लगे। माहौल ऐसा बनेगा, पढ़ेंगे, नौकरियां भी लगेंगे, आगे बढ़ने की सोच डेवलप होगी। अभी क्या हो रहा है? अभी बेरोजगारी है, जिनके कि में खूड है, किले हैं, वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, लेकिन जिनके कुछ भी नहीं वो क्या करें? और कई बच्चे नशे की चपेट में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में नशा हरियाणा के बॉर्डर क्रॉस करके अंदर लाया जा रहा है। बिना सरकार के संरक्षण के ये संभव नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई का कल्चर डेवलप हो प्रत्येक गांव में। तो उसके लिए रहेगा विधायक आपके द्वार। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैंने श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से ही लिया, सर से ही लिया, क्योंकि सर भी क्या करते थे, जब सर विधायक थे, मंत्री थे, तो गांव में बीच में जाके बैठ जाते थे और लोगों से पूछते थे मुझे आके समस्या बताओ। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 66 ही तो गांव है, छोटी छोटी ही तो समस्याएं हैं, ज्यादा बड़ी थोड़ी है। तो मैं आपसे वादा करती हूं, यदि जिम्मेदारी मिलती है तो मैं गांव के बीच में आके बैठूंगी, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं जिस भी गांव में गई हूं, सबसे ज्यादा मेरी मातृशक्ति, मैंने हाथ पकड़ के कहे कर दिया बेटी मेरी पेंशन बनवा दे, हमारे परमिट कट गए, हमारे बिजली के बिल नहीं हो गए, वोटर ID को नहीं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाओं का संरक्षण विकास होगा और इनको बनाया जाएगा। जितनी भी अपनी चौपाल हैं या मंदिर है जो अधूरे हो गए, जर्जर हो गए, उनका निर्माण होगा। ग्रीन और क्लीन कलायत, इसके लिए मैं सर से अनुरोध भी करना चाहूंगी और एक मैं विनती करना चाहती हूं कि आप ये आला कमान के सामने रखें कि जब भी हमारी सरकार यहाँ पे आती है तो एक दिन मनरेगा के मजदूरों को केवल पेड़ लगाने के लिए कहा जाए, तो इससे ग्रीनरी होगी। हर गांव में स्टेडियम और जिम, स्थानीय रोजगार के अवसर, जिसके लिए रोजगार के मेले, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। हर गांव अंधकार में हो जाता है रात होते ही, तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जिसके लिए नियमित मेडिकल कैंप और फ्री दवाएं, नशा मुक्त कलायत। असल बात यह है कि मैं प्रेम, भाईचारे, समानता की भावना से आगे बढ़ना चाहती हूं और इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, मुझे सबके सहयोग की। आप सबको यह बता देना चाहती हूं कि मैं बहुत आम महिला हूं, बहुत आम। मैं ऐसी हूं जितने हीरो मेरे सारे बाबा, ताऊ, चाचा, भाई बैठे, मेरी माताएं बैठी, मेरी भाभी बैठी, मेरी काकी, ताई सब बैठे, उतनी ही आम। वो मेरे पिताजी बैठे हैं पीछे, वो बैठे कुर्सी पे। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर,
मेरा भाई बीएसएफ में, मेरे पति सरकारी नौकरी में, मेरे ससुर जी अभी रहे नहीं, वो भी सरकारी नौकरी में थे। मैंने भी सरकारी नौकर बनना था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। मैंने नहीं सोचा था, जो लड़की माइक के आगे खड़ी होके 4 लोगों के सामने बोल नहीं सकती थी, कांपती थी, वो लड़की आज दहाड़ रही है आपके सामने। क्यों? क्योंकि दर्द ने, संघर्ष ने, पीड़ा ने यहां तक पहुंचा दिया है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो यह रास्ता, केवल 2 रास्ते बचे थे, या तो मरना है या करना है। मर सकती नहीं थी, 2 बच्चों की मां थी, इसलिए करना ही है, 2 बच्चों की मां। और इस आम लड़की को खास बनाने वाले श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, क्योंकि अपने प्रदेश में, देश में बहुत गुणवान लोग हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन रणदीप जी ने पहचाना 2019 में इस आम सी लड़की के पास एक टेलीफोन कॉल आता है, जिसे वो उठाती है और सामने से बोलते हैं, मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला बोल रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इतने बड़े नेता, राष्ट्र के नेता, देश के इतने बड़े नेता, एक बार क्या होता, हाथ में तो फोन ना पड़ा था, मैं यूं क्या हो गया। सच भी है कि नहीं है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। इन्होंने इतनी गंभीरता से, इतने अच्छे तरीके से सभी युवाओं के मुद्दे, आपकी बेटी भी नहीं उठा सकती, इतने बढ़िया तरीके से आवाज वहां तक पहुंचाई कि आज हरियाणा में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की वजह से युवाओं में जो जोश आया है, जो अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे हैं, जो मांग रखने लगे हैं, जो न्यायपालिका तक पहुंचने लगे हैं, जो आंदोलन, प्रदर्शन, धरने करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं, उसकी कल्चर शुरू करने वाले हैं। भाई बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगी। एक महत्वपूर्ण बात और मैं करना चाहती हूं। सर भी हमेशा बोलते हैं, और इस बात पे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। सर कहते हैं काम की कोई जाति नहीं और जाति का कोई काम नहीं। जब भी आपके सामने कोई काम करने वाला व्यक्ति आए, महिला हो पुरुष हो, जिसने काम किया हो, जिसने काम से नाम कमाया हो, उसकी जाति कभी मत पूछना, वो सभी जातियों का होता है। यह बात मैंने राजौंद में भी कही थी, यह बात आज फिर कहूंगी कि भले मैंने जाट जाति में जन्म लिया है, लेकिन मैं उतनी ब्राह्मण हूं, उतनी राजपूत हूं, उतनी सिख हूं, उतनी प्रजापत हूं, उतनी गुज्जर हूं, उतनी वाल्मीकि हूं, उतनी सैन हूं, उतनी रविदासिया हूं, उतनी लोहार हूं, उतनी सुनार हूं, उतनी सारी जातियां हूं। और यही बात मैं सर से बिना पूछे, सर के बिहाफ पे भी बोलती हूं कि बिल्कुल है ऐसा। काम किया इन्होंने, काम से नाम कमाया है, काम किया आपकी बेटी ने, काम से नाम कमाया, और काम करने वाले का साथ दिया करो, बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आवाज पतली है, मेरी आवाज फटने लग जाती है। खैर, आप सबसे विनती करूंगी, आप सबसे अनुरोध करूंगी, आप सबकी बेटी हूं, बहन हूं, आपने 1 महीने अपनी छोरी का साथ देना है, यह छोरी आपका 5 साल आपको नहीं छोड़ना है। और आखिरी में, क्योंकि सर भी बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, एक अंतिम लाइन कहूंगी, मैं आपकी और आप सब मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सामाजिक चिकित्सक महासंघ के कुछ लोग आए हुए हैं जो आपको मांग पत्र देना चाहते हैं, कृपया करके वो आ जाए, उनके प्रतिनिधि आ जाए।
जो हमारे चिकित्सक के महासंघ के साथी आए हैं, वो आदमी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को मांग पत्र देंगे। एक बार तालियां जरूर करती रहनी चाहिए, क्योंकि इनकी मांग भी बड़ी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा, आपके अपने बेटे इस इलाके की शान, विकास या विश्वास के प्रतीक, हरियाणा की आवाज, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान, मजदूर, गरीब और दुकानदार की आवाज उठाने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राज्यसभा सांसद, कर्नाटक के प्रभारी आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपना संबोधन करें। उससे पहले एक बार आदरणीय सुरजेवाला जी का ऊपर हाथ उठाकर जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरजेवाला जी। आदर और सम्मान के योग्य मेरे अपने और सबसे संघर्षशील गांव में सुबह 9 बजे से बैठे सारे बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। सबको राम राम, सबका वंदन, सबका अभिनंदन। हरियाणा की एक ऐसी बेटी जो जब आपके बीच में बोल रही थी तो उनके पिताजी के साथ साथ आप सबके साथ साथ उसकी लगन, उसकी मेहनत को देखकर मेरा सीना भी गर्व से फूलता है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय ऑब्जर्वर, इस इलाके की बेटी, हमारी संघर्षशील साथी और आज के इस कार्यक्रम की आयोजक श्वेता ढूल जी, मंच पर विराजमान 21 से विशेष तौर से इनके बुलावे पर आए धूल खाप के अध्यक्ष आदरणीय हरपाल सिंह जी, हमारी आदरणीय सरपंच साहिबा और सरपंच प्रतिनिधि सतपाल जी, पूर्व सरपंच फूल सिंह जी, मंच पर विराजमान मेरे भाई, आपके बेटे और गवांडी भाई सतबीर भाणा जी, विशेष तौर से श्वेता जी के निमंत्रण पर यहां आए पंडित रघुबीर भारद्वाज जी, मेरे भाई और साथी अशोक मलिक जी, मेरे भाई और साथी सुरजीत अड़ेवा जी, मास्टर रामचंद्र जी, नरेंद्र नंबरदार जी, रघुबीर नंबरदार जी, रामदिया जांगड़ा जी, रामदिया वर्मा जी, धर्म सिंह राठी जी, रणधीर वाल्मीकि जी, सूरज भान जी, सुंदर सिंह जी, राम कुमार सिरदा जी, छोटे भाई मुकेश राणा जी, रमेश सरपंच जी, राधाराम सरपंच जी, सुशील मास्टर जी, पालाराम सरपंच जी, पूर्व सरपंच शेर सिंह जी, पूर्व सरपंच प्रकाश जी, दलबीर जी, बलकार जी, मेरे भाई और साथी महेंद्र ढोल जी, पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर कैथल, छोटे भाई दीपक सूर्यवंशी जी, अंकुश राणा जी, मेरे भाई और साथी नारनौल से विशेष तौर पे श्वेता जी के निमंत्रण पर आए दिलबाग ढांडा जी, भाई वीरेंद्र रायचंदवाड़ा जी, राजेंद्र लोहान जी जो हमारे किसान सेल के अध्यक्ष हैं,
भाई अशोक जेलदार जी, कृष्ण कोड़े खां जी, छोटे भाई भूपेंद्र जी, हमारे युवा साथी मोनू राजौन जी, भाई बिल्ला जी, भाई देसवाल जी, साहिल योगा जी, हमारे साथी इस गांव के बेटे टिंकू जी, कुलदीप सोंगल जी, डॉक्टर रिंकू जी, अंकुश जी, चैनाराम जी, अजय जी, अमन कसान जी, दीपक पंडित जी, रोहताश भट्ट सीकरी जी, नरेंद्र भाई, विजय जी, राहुल अरसोड़ा जी, रवि राणा जी, दीपक राणा जी, अरविंद माजरा जी, अमरजीत जी, पवन जी, अमन जी, मोनू काद्यान जी, देवदत्त जी, रवि गुजर जी, भूपेंद्र नंबरदार जी, बलजीत कैलरम जी, अशोक कसान जी, सरदार अजीत सिंह जी, ऋषभ जी, प्रदीप मौर्य जी, और भूल चूक माफ, मंच पर बैठे और मेरे सामने बैठे सभी मेरे मौजूद बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, सबसे पहले तो सिरदा की इस ऐतिहासिक धरती पर जिसने हरियाणा का भविष्य कई बार लिखा भी है और कई बार बदला भी है, मैं सिरदा की इस ऐतिहासिक धरती पर जिसने सरकारें बनाई भी हैं और सरकारों का अहंकार तोड़कर सरकारें गिराई भी हैं, मैं इस मिट्टी को भी नमन करता हूं, दादा खेड़ा को भी नमन करता हूं और दादा खेड़ा के नुमाइंदे मेरे बड़े बुजुर्गों, सब गवांडी भाइयों का, बुजुर्गों का, काका ताऊओं का, माता बहनों का स्वागत करता हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, आपकी बेटी श्वेता ने एक यहां पोस्टर लगा रखा जिस पे प्रियंका गांधी जी की फोटो, उस पर लिखा है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अगर ये कहावत किसी लड़की पर हरियाणा में चरितार्थ होती है तो वो श्वेता ढोल है। इस इलाके की ये बिटिया जब आपको ये कह रही थी तो मैं प्रधान जी बैठे हैं, दुल साहब उनको बता रहा था, राजनीति में कोई ना कोई किसी ना किसी का कभी ना कभी परिचय करवाता, कोई ना कोई किसी ना किसी का हाथ पकड़ के लेके जाता, बेटा ये फलाना है, भाई ये फलाना है। श्वेता डुल से मैं कभी नहीं मिला, ना किसी ने मिलवाया। हरियाणा में युवाओं की दुर्गति होते हम सब देखते थे। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बीजेपी मंडी में बोली लगाकर बेचती थी। मुझे और आपको सबको दर्द होता था। इस तमाशे को हम सब देखा करते थे। हरियाणा के लड़के और लड़कियों की जिंदगियां बीजेपी की सरकार रुपये के अंदर बेचा करती थी। कोई कुछ नहीं कहा करता था, सब चुप रहते थे, हम ये सब देखते थे। हरियाणा के पढ़े लिखे शिक्षित और गुणी बच्चे मौके के तलाश के अंदर दर दर की ठोकरें खाते, मां बाप से 100 500 हजार रुपया लेकर एक एक फार्म भरते और जब उम्मीद लेकर पेपर देने जाते तो ठोकरें खाकर वापस आते, हम ये देखा करते थे। इन सब के बीच रोशनी की एक किरण मुझे नजर आई। राजनीतिक लोग भी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, बीजेपी वाले तो बोलने की वो तो पाप करने के भागीदार थे। राजनीतिक लोग भी चुप्पी साधे बैठे थे, कोई बोलिया ही नहीं करता था बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों की जात नहीं, उनकी कोई वोट नहीं, वो तो अलग अलग जात में बांट रखे थे बीजेपी ने। तो मैंने देखा, उम्मीद की एक किरण नजर आई। एक लड़की थी जो नौजवानों के लिए लड़ती थी, एक लड़की थी जो पूरी सरकार के खिलाफ अकेली ही खड़ी थी, एक लड़की थी जो नौजवानों की आवाज लगातार उठाती थी,
एक लड़की थी जो हर हेरा फेरी का विरोध करती थी, उसकी कोई सुने उसकी कोई ना सुने। उसका नाम श्वेता डुल था। तब मैंने श्वेता डुल को फोन किया, क्योंकि मेरे दिल में भी वही दर्द था जो श्वेता डुल के दिल में था। आप याद करिए, बड़े बुजुर्गों, मैंने श्वेता डुल की कहा, वो तो स्कूल में थी तब। एक समय था जब बीजेपी का और लोकदल का राज था हरियाणा के अंदर। मैं कांग्रेस का प्रधान हुआ करता था 2000 से 2004 के बीच में। पहले हिंदुस्तान की युवा कांग्रेस का, फिर प्रदेश की कांग्रेस का। हमने एक फैसला किया था, कई बार तब भी नौकरियां बिकी, जो मेरे काका ताऊ दादे बैठे हैं, बूढ़े बैठे, इनको याद होगा। क्लर्क से लेकर सारी नौकरियां तब भी बिकी। और एक वादा उस समय मैंने किया था कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को बर्खास्त करवाएंगे। सबने कहा जब से देश बना पब्लिक सर्विस कमीशन तो बर्खास्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट के जज जैसे हटे, न्यू हटे। जब सरकार बदली 2004 में, कांग्रेस की दिल्ली में बनी और हरियाणा में 5 में आपके आशीर्वाद से बनी, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ 5 जजों की मैंने बनवाई और वो बर्खास्त करवाए और जेल भिजवाए जिन्होंने बालकों का भविष्य बेचा था। एक बार फिर बीजेपी ने वही धंधा शुरू कर दिया 10 साल से। सुप्रीम कोर्ट ने वो जेल भेजे इसलिए कि वो गलत थे, उनसे ऊपर तो कोई नहीं हो सकती अदालत। उन 10 सालों में, पिछले 10 सालों के अंदर एक बार फिर बच्चों से अत्याचार हुआ। मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, आपका साथी आपसे पूछता हूं, ये क्या सच नहीं कि बीजेपी तो कहती है हम ना खर्ची ना पर्ची, असली में ये खर्ची नहीं लेते और पर्ची, ये सही कहते हैं। ये तो रुपयों की गड्डी और अटैची लेते हैं। ये तो अटैची और गड्डी की सरकार है। क्लर्क का पेपर बिका हरियाणा में, हरियाणा में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, हरियाणा में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, हरियाणा में जज का पेपर बिका, HCS का, जिसकी आज सजा हुई है, 5 साल की जेल हुई है आज के अखबार में। हरियाणा में HCS की नौकरी का पेपर बिका, जिसमें ये बिटिया बैठना चाहती थी और जिसकी वजह से इसको अलग करके खड़ा कर दिया गया। और ऐसी हजारों अपनी बच्चियों को, लाखों बच्चियों और बच्चों को। हरियाणा के अंदर मास्टर का पेपर बिका, हरियाणा के अंदर ITI इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका, हरियाणा के अंदर जो ये 10वीं 12वीं 8वीं BA ये सारे पेपर बिके। हरियाणा में केंद्र सरकार के मास्टर का पेपर भी बिका और अब ये CET का पेपर लीक हुआ और इसके बाद ये जो मेडिकल वाला पेपर होता है वो भी बिक गया। पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में 47 पेपर ऑफिशियली बिक चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर ये कहा करते थे, नायब सिंह सैनी ये कहा करते थे कि हमें एक दिखा दो हेरा फेरी, हम जिंदगी से रिटायर हो जाएंगे। श्वेता डुल ने, मैंने, हम सब ने हिम्मत करके पब्लिक सर्विस कमीशन पे रेड करवाई। वहां से क्या मिला, आज सरदा गांव की इस ऐतिहासिक धरती पे मैं बताना चाहता हूं। शायद 5 अटैचियां मिली जिनमें 2-2, 3-3 करोड़ रुपए भरे हुए थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो नौकरी लगाता है वहां दहेज के पैसे थे। किसने रख रखे थे? नरेंद्र मोदी जी ने रखे थे, मनोहर लाल खट्टर ने रखे थे, नायब सिंह सैनी जी ने रखे थे। किसने रखे थे? वहां नौकरी लगाने वाले आयोग में 5 अटैचियां करोड़ों रुपए भरी हुई पकड़ी गई। 5 तो पकड़ी गई, 50,000 अटैची जो बीजेपी ने खा ली, उनका क्या होगा? आज तक 2.5 साल बीत गए लगभग, आज तक किसी को सजा नहीं मिली। एक आदमी को सजा मिली हो तो आप जो सजा दोगे मुझे, मैं लेने को तैयार हूं। एक आदमी को सजा मिली हो।
ये पेपर, ये रुपये किसके थे जो अटैची में भरे हुए थे? ये किसी गरीब किसान के बेटा या बेटी के थे, किसी गरीब रविदास या वाल्मीकि के थे, किसी गरीब प्रजापति जांगड़ा के थे, किसी गरीब बैकवर्ड के, किसी गरीब छोटे दुकानदार के बेटा या बेटी के थे, जिन्होंने अपना परिवार और पेट काट कर वो रुपये बीजेपी को दिए थे। उसके खिलाफ इस लड़की ने संघर्ष लड़ा। और मैं हर बार जब युवाओं की आवाज उठाता हूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में। आदमी को कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी से भी सीख लेना चाहिए। मैं इस लड़की से सीखता हूं। मैं पूछ लेता हूं कि ये मुद्दे हैं, इसमें आपको क्या कमी नजर आती है? तो मैं लड़की से पूछ लेता हूं, आपकी बेटी से पूछ लेता हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जो आदमी जो शाना हो जहां पे, उससे सीख लेना चाहिए। और आज अगर हरियाणा के नौजवानों के मुद्दे पारदर्शिता की नौकरी देने के मुद्दे, जवाबदेही की नौकरी देने के मुद्दे, बच्चे के गुण और दोष के आधार पर नौकरी देने का मुद्दा अगर आज हरियाणा में फोकस में है, तो उसके लिए श्वेता ढोल को कहीं ना कहीं श्रेय जाता। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल में हरियाणा की सरकार ने किया क्या? 10 साल में बीजेपी की सरकार ने किया क्या? दोनों हाथों से हरियाणा की हर समाज को उन्होंने लूटा। सिरदा हो या पाई भाना हो, ये हमारे इलाके के वो गांव हैं जहां से किसान की मूवमेंट चलती है। नरेंद्र मोदी जिस दिन सत्ता में आया, ये कहकर आए थे कि किसान की आय 2022 तक दुगनी करूंगा। नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि किसान का कर्ज माफ करूंगा। नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा। ये 3 वादे हिंदुस्तान के किसान से किए, इसलिए 72 करोड़ किसान और खेत मजदूर ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। पर पहला काम यह किया, 2014 में याद करिए, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने एक उचित मुआवजा कानून बनाया था। आपकी जमीन हमारी मां की कीमत नहीं हो सकती। फिर भी सरकार सड़क बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, कोई पुल बनाने के लिए हमारी जमीन एक्वायर करती, उसकी दुगनी कीमत दी जाए, यह कानून बनाया था। पहला कानून वो खत्म किया था नरेंद्र मोदी ने। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ना लड़ते तो वो कानून आज के कानून की किताब पर नहीं रहता। उन दिनों उनके एमपी ज्यादा थे। 2019 में लोगों ने फिर कारगिल जैसा एक और अपना जो युद्ध हो गया था, उग्रवादी हमला हो गया था अपने कश्मीर के अंदर, पठानकोट के अंदर, उसके बाद कश्मीर में हमारे फौजी जवान जो है शहीद हो गए। उन भावनाओं को लेकर 2019 में फिर सरकार बना ली। बीजेपी को बहम हो गया, तुम तो अमर हो, तुम तो कभी हाल ही नहीं सकते। फिर क्या किया? हमें अपने खेत और खलिहान में गुलाम बनाने के लिए 3 काले कानून लेकर आए। सबके खेत बेच दो उद्योगपतियों को, सबको अपने अपने खेतों के अंदर गुलाम बना दो और किसी को जमीन का मालिक मत रहने दो। उस कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के किसान ने, खेत मजदूर ने, गरीब ने, छोटे छोटे आड़ती ने संघर्ष का बिगुल बजाया। लाखों किसान, करोड़ों नहीं तो लाखों किसान दिल्ली की ओर चल पड़े। लाल किले पर कब्जा करने के लिए नहीं, सरकार पर कब्जा करने के लिए भी नहीं, शांतिप्रिय तरीके से न्याय मांगने के लिए। बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने क्या किया? चाहे देवीलाल की बात जो किया करते थे, उन्होंने क्या किया? किसान के रास्ते के अंदर नश्तर गाड़ दिए, बड़े बड़े भाले लगा दिए, सड़कें खोद दी, पत्थर डाल दिए, बड़े बड़े बुलडोजर लगा दिए, और हमारे बेटे जो पुलिस और फौज के अंदर हैं, उनकी संगीनों और बंदूकों की नाड़ियां हमारी छातियों की तरफ करके खड़ी कर दी। किसान ने बड़ी हलीमी रखी, 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। सबसे ज्यादा आदमी अगर हरियाणा में कहीं के थे तो वो सरदा पाई भाणा के थे। मैं इस बात के लिए आपको नमन करता हूं क्योंकि ये संघर्ष आपका भी था। और फिर क्या हुआ?
750 किसानों की शहादत हुई। कोई ऐसा दिन नहीं था जब एक गरीब मजदूर की या किसान की लाश किसी न किसी हरियाणा के गांव में वापस नहीं आती थी शहीद होकर। किसी न किसी बहन का सिंदूर नहीं मिटता था, किसी न किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं उठता था। तो भला वो यूपी वालों का, यूपी का इलेक्शन आ गया, इसलिए डर के उनको वो तीनों काले कानून रोकने पड़े। पर एक वादा और भी किया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये कहा था कि हमारी फसल की एमएसपी की गारंटी का कानून बढ़ाएंगे। आज तक वो कानून नहीं बना। मैं आज दो बातें आपको कह के जाता हूं, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों। 750 किसान शहीद हुए थे। हमारे गांव से अमरपाल जी भी शहीद हुए थे। मैं आज आपको एक बात कह के जाता हूं, सरकार बनेगी लोगों के आशीर्वाद से, हम नहीं बना सकते। लोग भगवान है, लोग राम है। 1 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनने के 30 दिन के अंदर 750 के 750 साथियों को शहीद का दर्जा भी दिलवाएंगे और परिवार के एक आदमी को नौकरी भी लगाएंगे। ये भी कोई बिरसी नहीं है कि सारे हरियाणा के हों। अगर कोई पंजाब राजस्थान का भाई भी आकर हरियाणा में शहीद हो गया तो एक करके दिखाएंगे। याद करिए 2004 में पाई में यही वादा मैंने किया था कि जो कंडेला में इन्होंने मारे थे, कादमा और मंडियारी में जो मारे थे, उन सबको नौकरी लगाएंगे। 2005 में जिस दिन मैं वजीर बना था, 15 दिन के अंदर सारे नौकरी लगाए थे। मैं आज फिर आपको ये कह के जाता हूं, परिवार के एक आदमी को रोजगार भी लगाएंगे और उन परिवारों की शहादत को की पहचान करके उन परिवारों का शहीदों की तरह का सम्मान भी करके दिखाएंगे। और दूसरा वादा था उनका एमएसपी की गारंटी का। नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी ने तो वो वादा पूरा नहीं किया। मैं आज आपसे कह के जाता हूं, जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, पहला कानून देश की संसद में आपकी फसल की गारंटी का कानून बनाने का कारण, क्योंकि यह कानून देश की सरकार बना सकती है, इसलिए मैंने आपको कहा। और हरियाणा के अंदर जो भर्ती में भाई भतीजावाद, पर्ची और खर्ची नहीं अटैची और जो नोट चल रहे, मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, भाइयों, आज आपसे कह के जाता हूं, ये सुनिश्चित करेंगे, मैं भी, श्वेता भी, हम सब सारे साथी पार्टी के, कांग्रेस की सरकार के अंदर ये हेरा फेरी नहीं होने देंगे। बच्चा किसी का हो, जो बच्चा गुणी है उसको पहले मौका मिलेगा, जो बच्चा शिक्षित है उसे पहला मौका मिलेगा। पर 2 लाख पोस्ट तो हरियाणा की सरकार में खाली पड़ी है नौजवानों, 2 लाख। इस सरकार ने 2 लाख पोस्ट नहीं भर रखी। 2 लाख पोस्ट तो वो भरेंगे और उनके अलावा ये कोशिश भी करेंगे, क्योंकि 2 लाख में सारे बच्चों का काम नहीं चलने वाला। और मेरा यह मानना, हो सकता मैं गलत हूं, आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है, उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं, और वो हर घर में लगी हुई है। कोई ऐसा घर नहीं जहां नहीं लगी हुई। मुझे, मेरे दिमाग में अभी है, पर पार्टी से चर्चा करके हर बच्चे को कुछ ना कुछ काम करने का, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी क्षेत्र में, किस प्रकार से मौका दें और उसकी हिस्सेदारी करें, हम सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि नौजवान की हिस्सेदारी के बगैर हरियाणा चल नहीं सकता, किसान की किसानी, मजदूर की मजदूरी के बगैर हरियाणा चल नहीं सकता। उन 2 लाख के अंदर मैं मेरे SC-BC के भाइयों को कहना चाहता हूं, उन 2 लाख के अंदर 90,000 1 लाख पोस्ट आपकी भी खाली पड़ी है, तो उन गरीबों को भी मौका मिलेगा। 1 लाख जनरल वालों को मिलेगा तो 1 लाख SC-BC के भाइयों को भी उसके अंदर मौका मिलेगा। और ये जो हर रोज कौशल विकास निगम से इन बच्चों को इन्होंने गधी गेट के अंदर डाल रखा, 6 महीने नौकरी करो फिर हटा दो, 6 महीने नौकरी करो फिर हटा दो। बालक का ब्याह हो जाता है, ना बच्चे ठीक से रह पाते, और कई बार शादी भी नहीं होती, और शादी हो तो छूटने लग रही है रोज बच्चों की। ये एक सही समस्या।
कई बार हम इसे मजाक में ले लेते हैं, पर जिसके घर में लगती है, जिसके शरीर पे लगती है, उससे पूछिए, इसका हल निकालेंगे। और अगर आप कच्चे लगाओ, पक्के लगाओ, कैसे लगाओ, उसमें SC/BC का आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हो, वो देंगे बराबर का। सबको अपना हक मिलना चाहिए, क्यों किसी का हक कोई ले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और श्वेता जी ये कह रही थी कि हमारी बहनों को, माताओं को अपने इलाके के अंदर बहुत सारी समस्याएं। श्वेता जी, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, और इसीलिए बच्चे सिरदा गांव में आप एक एक टटोल के देख लो, पाई भाणा को टटोल के देख लो, कैलरम बाता को टटोल के देख लो, आप आगे केवड़क को टटोल के देख लो, आगे खुराना को टटोल के देख लो, कोई गांव देख लो, सच्ची है कि हर गांव से 200, 300, 400 बच्चा बाहर चला गया। मैं आज आपसे पूछता हूं, मेरे काका, ताऊ, बड़े सब बैठे, 10 साल पहले 2014 में ये नहीं था। 2005 से 14 तक हम भी रहे। कोई इक्का दुक्का बच्चा, खासतौर से गुला शिकार पेवा वाले जाया करते बाहर, अपने इन बाकी इलाकों का बच्चा बाहर नहीं जाया करता था। आज गांव खाली होने लग रहे हैं चाचा, एक एक बच्चे अगर सारे बालक चले गए, ये जितने खड़े, फिर आप क्या कराएंगे, अपने पास के सौदा रह जाएगा इनके बगैर। यही तो जिंदगी है अपनी। आदमी किस लिए जीता, बच्चे बड़े करे, बेटी की शादी हो जाए, अगली आगे बढ़े, बेटा जो वो भी आगे बढ़े, आगे उनके बच्चे हो, परिवार बढ़ते रहे, सुखी हो, इसीलिए जीता। आदमी का सबसे बड़ा काम यही। अगर सारे बच्चे ही बाहर चले जाएंगे, फिर अपन रह के क्या करेंगे, और ये इलाका कैसे चलेगा। आज क्या होने लग रहा है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी अपने गवान मटोर की बताना चाहता हूं। पहले बच्चा बाहर जाता है 50 लाख रुपए देके, फिर हम 40 लाख रुपए देके उसकी लाश सरपंच साहब वापस लाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य बन गया। ये केवल कलायत की या कैथल की कहानी नहीं, करनाल में जहां मुख्यमंत्री बना करते थे और आज भी है, उनके हल्के में भी यही होने लग रहा है। यमुनानगर और अंबाड़ा में भी होने लग रहा है। पिछले हफ्ते अंबाड़ा के 2 बच्चे जड़ गए यमुनानगर के, आज तक उनकी लाश वापस नहीं आई। क्या करे मां बाप। मटोर में हमारा बच्चा बाहर गया, यूक्रेन के युद्ध में फंस गया। 2-2 हजार रुपया मां बाप एक एक रोटी के लिए 2500 रुपया, 10-10 हजार रुपया, कभी 10,000, कभी 20,000, 2,000 रुपये चालू होता बच्चे को एक रोटी देने के लिए टेलीफोन पे डाल के वहां भेजते थे। आखिर में एक दिन खबर आई बच्चा मर गया। फिर बोले इसका DNA टेस्ट कराओ। श्वेता डोलून को लेकर आई, हम एक एक जगह गए। आखिर में न मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुछ किया, न मनोहर लाल खट्टर ने किया, न नरेंद्र मोदी ने करा। आखिर में एक विदेश मंत्रालय से मुझे जवाब आया जो मैंने इनको भेजा कि हाँ हम उस बच्चे को वापस लाने की कोशिश करेंगे। इतनी देर में बच्चे का देहांत हो गया। अब नहीं कोई DNA कराओ, DNA की लैब ही नहीं हरियाणा में। फिर हम किसी तरह से उनको लेके गए दिल्ली से, उनका DNA करा ले। आज 15 दिन हो गए, आज तक लाश वापिस नहीं आई। मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन पे हाथ रख के देखो, अगर बच्चा आपका हो, मेरा हो, अपने मन पे क्या गुजरेगी। जिसका बच्चा जाता है उसको मालूम नहीं चलता, और मां बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता कि वो घर बैठा हो और बच्चा चला जाए। शायद मनोहर लाल खट्टर जी ये नहीं समझ सकते, शायद नरेंद्र मोदी जी भी ये नहीं समझ सकते, शायद नायब सैनी जी भी ये नहीं समझ सकते, पर हरियाणा के सैकड़ों बच्चे जो हैं विदेश जाकर मर जाते हैं, फिर 25-30 लाख रुपया देकर हम उन्हें वापस लाते हैं। कि किस प्रकार का प्रांत बना दिया हमने, जहां हमारे बच्चों को मरने के लिए मजबूर करके छोड़ दिया। ऐसी सरकार और ऐसी सत्ता चलाने का लाभ क्या है? ऐसे MP और MLA और वजीर बनने का लाभ क्या है? इसलिए मैं आपको एक ही बात कहने आया हूं, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, सरदार गवांड से आए मेरे आदरणीय इस मिट्टी के सरदारों, इस मिट्टी के मालिकों, केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था का परिवर्तन भी करना पड़ेगा ताकि इन बच्चों को हम मालिक बना सकें।
नई पीढ़ी को आपको मौका देना पड़ेगा। क्या कर रही है श्वेता ढुल, आपकी बिटिया जो है, केवल और केवल सत्ता आपकी जोड़ी पर लाने की लड़ाई लड़ने लग रही है। मुझे नहीं पता हम कामयाब होंगे या नहीं दोनों, क्योंकि वो तो सिर्फ राम बता सकता है और कांग्रेस पार्टी। पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, हमारी ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। रणदीप के हाथ में, श्वेता के हाथ में, हमारे साथियों के हाथ में जो ताकत आएगी वो आपकी ताकत है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे पास तो जब जो ताकत रही, पिताजी आपका हाथ पकड़ा कर गए थे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं, सुरजा खेड़ा कलायत का गांव हुआ करता था, नरवाना बाद में गया। जो बूढ़े बैठे उन्हें पता है, इसीलिए बाबूजी चेयरमैन पंचायत समिति होते थे। जब मेरे पास बिजली का विभाग आया, मैं एमएलए कैथल से बनता हूं, ये सच है, पर आप याद करिए सबसे भयंकर समस्या अपने इलाके के अंदर, कलायत के अंदर बिजली की हुआ करती थी। बाबूजी एक 220 केवी तित्रम में बना गए थे, दूसरा 220 केवी कलायत के लिए अलग करके बाता में बनाया। 12 नए 33 केवी के बिजली घर बनाए। उन दिनों मान साहब जिंदा थे, आज है नहीं, स्वर्ग में बैठे। चंदाना में 33 केवी, सीसला में 33 केवी, कुराड़ में 33 केवी, कैलरम में 33 केवी, बटोर में 33 केवी, किठाना में 33 केवी, देवबन में 33 केवी, कलायत में 33 केवी, बाड़ू में 33 केवी, जखोली में 33 केवी, राजौन में 33 केवी है जी। हाँ, और कोटड़ा में 33 केवी, करोड़ा में, माफ करना। मुझे सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे काका ताऊ इकट्ठे होकर बोले, बेटा आज तक कलायत में बस अड्डा नहीं है। मेरे पास वजीर था, मैं महकमा था, कलायत का बस अड्डा आपके सामने बनाकर देखा। कलायत के अंदर पानी की टंकी नहीं थी, नई पानी की टंकी बनाई। बोले रणदीप तूने पॉलिटेक्निक कैथल में बना लिया, यहां भी बना, तो एक आईटीआई राजौन में बनाई, एक पिंजूपुरा के अंदर बनाई। जो दाम आ गया, जिसने दरखास्त दे दी, नई पानी की टंकी बनाकर दे आई, 20 पानी की टंकी नहीं बनाई। मैं आपको केवल ये कहता हूं मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जितनी सड़कें आपने कही जो मेरे हाथ में थी, जो गांव आके कह देता था कि रणदीप तेरी ग्रांट में से बेटा ये हिस्सा चाहिए। एक बार अपने सारे राजपूत भाई आए, अपने गवांडी है राजौंद वाले, उन्होंने कहा महाराणा प्रताप का स्टैचू लगना चाहिए मेन उस पे। मैं दस्तखत करे जी, 15 लाख 20 लाख जितने चाहिए, ये सारे बैठे, अभी ले लो, राणा साहब यहां बैठे। जो जिसने कह दिया, गरीब ने, अमीर ने, क्यों आपका जैसे श्वेता पर अधिकार है, रणदीप पर भी अधिकार है। मैं आपको केवल एक बात कह के जाता हूं, हम ये लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रहे अकेले। आप समझते हो ये एमएलए एमपी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ हम एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, ये गलत नहीं है बात, पर हम एमएलए एमपी बन के राज आपकी जोड़ी पर लाना चाहते हैं, आपको गुलाम नहीं बनाना चाहते। मेरे काका ताऊ बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, मेरी वाणी को विराम देने से पहले आपको कहूंगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला का, श्वेता ढुल का एक ही सपना कि वो सरदा हो, वो पाई हो, वो बाणा हो, कैलरम हो, कलायत हो, वो राजौंद हो, बाता हो, आपका हाथ ऐसे हो जाए पूरे हरियाणा के लिए, आपका हाथ हरियाणा के आगे ऐसे ना रहे। बस एक बार जब आपका हाथ ऐसे करवा देंगे, हम तो राजनीति से रिटायर होकर समाज सेवा वाला धंधा खोल लेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए, हमने तो फैसला किया हो, बाहर पढ़ाया करेंगे हम तो इसलिए मैं आपसे केवल हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपका समर्थन इस बेटी के लिए बना रहे और आपका प्यार बना रहे। मेरी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में अपना काम छोड़ के सवेरे से बैठी, मैं उनका भी, मेरे बुजुर्गों का भी, सारे गवांडी भाइयों का और सारे मंच पर विराजमान महानुभावों का, और खासतौर से युवा शक्ति जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं श्वेता ढुल जी का भी एक बार फिर हम सब की ओर से अभिनंदन करता हूं। आपका आशीर्वाद उस पर बना रहे। जय हिंद, राम राम, सबको धन्यवाद।
आइए एक नारा जोरदार लगाएंगे। भाई रणदीप सुरजेवाला आवाज क्यों बनाएगी भाई? नहीं होगी। भाई रणदीप सुरजेवाला हाँ कुछ बात पड़ेगी। एक बार और सारा उठा थोड़ी बात में जीत करे। एक और बैठ एक और